इससे पहले हमने पढ़ा था एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। अब हम स्टडी करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। कहां से आइडिया आया ये कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी का? इस अर्थ के ऊपर हमने क्या देखा, जो लिविंग बीइंग है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं। जब उन डिफरेंट टाइप के लिविंग बीइंग्स और ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने उनको आपस में कंपैरिजन किया तो कुछ सिमिलरिटीज भी पाई। उन सिमिलरिटीज को फिर हमने कंक्लूजन निकाला और क्या पता चला हमें कि डिफरेंट लिविंग बीइंग्स के अंदर सिमिलरिटी का मिलना ये बताता है कि कभी ना कभी इनके एंसेस्टर क्या रहे होंगे, कॉमन रहे होंगे। तो इन्हीं सिमिलरिटीज को जब हमने क्या किया, स्टडी किया, तो वहीं से बस हमने ये एविडेंस बनाया जिसमें हमको दो चीजें पढ़नी है, एक होमोलॉजी और दूसरा एनालॉजी। क्या होती है होमोलॉजी और एनालॉजी? देखिए, जो होमोलॉजी है दिस इज द स्टडी एंड अकरेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन और स्ट्रक्चर। मतलब होमोलोगस ऑर्गन का होना, उनका मिलना, उनको स्टडी करना, ये कहलाता है होमोलॉजी। जबकि एनालोगस स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन का होना या मिलना और उनको स्टडी करना, ये कहलाता है एनालॉजी। तो होमोलॉजी स्टडी है होमोलोगस ऑर्गन की, जबकि एनालॉजी है स्टडी किसकी, एनालोगस ऑर्गन की। अभी होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन होते क्या हैं? होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जिन ऑर्गन का ओरिजिन और बेसिक फंडामेंटल प्लान कैसा होता है, सेम होता है। वो ऑर्गन जिनका क्या ओरिजिन या बेसिक फंडामेंटल प्लान कैसा हो, सेम हो। अब आते हैं इनके फंक्शंस पर। इनका फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो हमें जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है? पहले डिफरेंट को। सेम भी हो सकता है पर प्रायोरिटी जो देंगे वो पहले डिफरेंट को। जबकि एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जिन ऑर्गन का ओरिजिन या बेसिक फंडामेंटल प्लान कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, और फंक्शन कैसा होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। उन्हें हम कहेंगे एनालोगस ऑर्गन। अगर कोई ऑर्गन जिनको हम आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर उनका ओरिजिन सेम है तब तो वो होंगे होमोलोगस, और अगर ओरिजिन डिफरेंट है और फंक्शन जरूरी है सेम हो, तभी जाके वो क्या होंगे, एनालोगस होंगे। मान लीजिए हमने कोई ऐसे दो ऑर्गन को कंपैरिजन किया जिनका ओरिजिन अलग है और अगर फंक्शंस भी अलग होगा तो फिर वो होमोलोगस एनालोगस में नहीं आएंगे। जब सिमिलरिटी होगी तभी तो हम उसे नाम देंगे। ओरिजिन सेम है, फंक्शन सेम हो, डिफरेंट हो, होमोलोगस, और अगर ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन सेम है तब वो हो जाएगा एनालोगस। अब इन्हें एग्जाम्पल वाइज समझते हैं। सबसे पहले इधर होमोलोगस में पहला एग्जाम्पल है फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। जितने भी मैमल हैं इन सब में जो फोर लिम्स हैं इनका ओरिजिन सेम है। जितने भी मैमल हैं उन सब में फोर लिम्स यहाँ इस पेक्टोरल रीजन से अराइज होते हैं। सब में जो पैटर्न ऑफ बोन है या जो फंडामेंटल इनके बेसिक प्लेन है वो भी कैसा है, सेम है। जैसे अगर मैं प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ बोलूं तो सभी मैमल में अरेंजमेंट ऑफ बोन, पैटर्न ऑफ बोन सेम होते हैं। जैसे सबसे पहले यहां ये ह्यूमरस होती है, फिर रेडियस, अल्ना, ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स और फिर ये फेलेंजेस हैं। ऐसा सभी मैमल के फोर लिम्स में होता है। क्योंकि ओरिजिन सेम है तभी तो स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ बोन सभी मैमल्स के फोर लिम्स में कैसा, सेम होगा। अब किस फॉर्म में है ये, आज उसको समझते हैं। आइए देखिए अब जरा, जो फोर लिम्स है मैमल के, जैसे मैंने 4 एग्जांपल लिखे हैं मैमल्स के, ये हैं बैट, व्हेल, चीता एंड मैन। जो बैट है इसके फोर लिम्स आज मॉडिफाइड हो चुके हैं, किसमें, विंग्स में। जबकि व्हेल के फोर लिम्स मॉडिफाइड हो चुके हैं पैडल्स में। चीते के फोर लिम्स लेग की फॉर्म में दिखते हैं और मैन के फोर लिम्स आज हैंड की फॉर्म में दिखते हैं। ये सब दिख रहे हैं अलग अलग पर ओरिजिन कैसा है, इन सब का सेम है। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। जो बैट है, बैट के जो फोर लिम्स विंग्स में बदल गए, किसमें, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं।
फ्लाइंग इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन जिसे हम एरियल और वॉलेंट नाम भी देते हैं। वेल के अंदर जो फोर लिम्स हैं वो पैडल में बदल गए और इसे स्विमिंग में हेल्प करते हैं और अब हम इसे एक्वेटिक एडेप्टेशन कंसीडर करते हैं। चीते में मैंने कहा लेग्स की फॉर्म में बदल गए हैं और इसको रनिंग में हेल्प करते हैं, जबकि मैन में जो हैंड हैं वो ऑब्जेक्ट को पकड़ने में हेल्प करते हैं। अब देखो हमने क्या किया इस एग्जाम्पल में, सेम ऑर्गन लिया लेकिन इसका फंक्शंस कैसा है, डिफरेंट दिखा। भाई बैट में, फ्लाइंग में, वेल में स्विमिंग में हेल्प करना, चीते को रनिंग में और ह्यूमन बीइंग को ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में हेल्प करना। क्यों सेम ऑर्गन और एक ही ऑर्गन अलग अलग एनिमल में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि इन सभी एनिमल का और मैमल का हैबिटेट कैसा है, डिफरेंट है, जिस वजह से नीड कैसी रही होगी, डिफरेंट रही होगी। तभी सेम ऑर्गन ने क्या किया, डिफरेंट रोल परफॉर्म करना शुरू किया और हमने इसे क्या नाम दे दिया, होमोलोगस ऑर्गन का नाम दिया। अब यहां पर इवोल्यूशन कैसे पता चला? देखिए हुआ क्या होगा, इनिशियली क्या रहा होगा, जितने भी मैमल हैं इन सबका पहले एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, वो एक प्लेस पर रहता होगा, धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ता गया। अब एक प्लेस पर सबको रहने के लिए स्पेस और फूड नहीं मिल पाएगा, तो जब इसी कॉमन एंसेस्टर के मेंबर क्या होंगे, यहां से माइग्रेट करना चालू करेंगे। कुछ पानी में जाके रहने लगे, कोई बिल बनाकर रहने लगेगा, कोई पेड़ों के ऊपर रहने लगेगा, कोई ग्रासलैंड में जाके रहने लगेगा। जब इनका हैबिटेट बदल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग इनकी नीड भी डिफरेंट हो जाएंगी और डिफरेंट नीड होने की वजह से इनके सेम ऑर्गन डिफरेंट नीड हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंटली मॉडिफाइड होते चले गए और जब डिफरेंटली मॉडिफाइड हो गए तो ये मेंबर आपस में डिफरेंट लगने लगे और हमने इन्हें डिफरेंट स्पीसीज का नाम दे दिया। और डिफरेंट स्पीसीज का बनना और नए स्पीसीज के बनने को ही तो हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन का नाम देते हैं। जब जब नया स्पीसीज बनेगा तब तब हम उसे इवोल्यूशन कहेंगे। अब कौन सा इवोल्यूशन यहां से हमें पता चलेगा वो समझना है हमको। मैंने कहा इनिशियली क्या रहा होगा, ये ऐसे कॉमन एंसेस्टर। इस कॉमन एंसेस्टर से क्या हो, जब सेवरल नई स्पीसीज बन जाएं, मैंने कहा मान लो ये क्या है, ये एक कॉमन एंसेस्टर है, जब इसी से क्या हो, ऐसे न्यू सेवरल स्पीसीज बन जाएं तो ऐसे इवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन से हमें क्या पता चला, कौन सा, डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन पता चला और साथ ही कॉमन एंसेस्ट्री का भी पता चला। एक एंसेस्टर से ही बनना ये कॉमन एंसेस्ट्री है, दो या दो से ज्यादा नए स्पीसीज का बनना इसे हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, वर्टिब्रेट हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबके अंदर जो हार्ट है उनका ओरिजिन सब में सेम है और रोल वो भी सेम, ब्लड को पंप करना। क्योंकि ऑर्गन का ओरिजिन सेम है इसीलिए हमने इसे रखा होमोलोगस में और यहां तो फंक्शंस भी लो सेम वाला आ गया। वैसे ही वर्टिब्रेट ब्रेन, जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबके अंदर ब्रेन का ओरिजिन सेम है, तभी हमने इसे होमोलोगस में रखा हुआ है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है फोर्थ वाला, ये बाकी थ्री से डिफरेंट कैसे है। पहले तीन एग्जाम्पल एनिमल में है तो फोर्थ वाला एग्जाम्पल प्लांट से है और ये है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स। ये एग्जाम्पल प्लांट से हमको ये बताता है कि होमोलोगस ऑर्गन सिर्फ एनिमल ही नहीं बल्कि प्लांट में भी होते हैं। इसका मतलब इस अर्थ पे इवोल्यूशन सिर्फ एनिमल का ही नहीं हुआ बल्कि प्लांट का भी हुआ है। ये जो थॉर्न है बोगनविलिया में और कुकुरबिट में टेंड्रिल हैं, इन दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों एक्सिलरी बर्ड से बनते हैं, दोनों एक्सिलरी बर्ड से बनते हैं।
लेकिन रूल डिफरेंट है। कुकुरबिट में टेंड्रिल हेल्प करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्लाइंबिंग के लिए, जबकि बोगनवेलिया में जो थॉर्न है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने मॉड्यूल में कुछ और एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं होमोलोगस ऑर्गन के। जैसे अगर हम मेल वर्सेस फीमेल कंपैरिजन करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ओरिजिन सेम होने से हम उन्हें होमोलोगस कहते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है, फीमेल में इसके होमोलोगस ओवरी होती है। मेल के अंदर स्क्रोटम सैक, इसी के होमोलोगस फीमेल में लेबिया मेजोरा प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जब हमने इंसेक्ट्स को स्टडी किया तो क्या देखा, उनमें माउथ पार्ट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, पर स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है, तभी हमने उसे होमोलोगस में रखा। क्योंकि नीड के अकॉर्डिंग माउथ पार्ट डिफरेंटली मॉडिफाइड हो गए, डिफरेंट टाइप के हैं बट स्ट्रक्चर सेम, ओरिजिन सेम, तभी हमने होमोलोगस में रखा। इसके अलावा अगर हम रूट को रूट से कंपेयर करें, ओरिजिन सेम है, होमोलोगस होगा। स्टेम को स्टेम से कंपैरिजन करें, ओरिजिन सेम है, होमोलोगस होगा। जैसे मॉड्यूल वाले एग्जांपल्स में से लाइक जिंजर एंड पोटैटो, दोनों के दोनों क्या है, स्टेम है, जबकि रेडिस एंड कैरेट ये क्या है, रूट है, ओरिजिन सेम है, तभी होमोलोगस होंगे। अगर होमोलॉजी मॉलिक्यूलर लेवल पर मिले तभी हम उसको मॉलिक्यूलर होमोलॉजी भी कहते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल किसके, होमोलोगस ऑर्गन के। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम सेवरल नए एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हैं। जब भी वर्टिब्रेट को इनवर्टिब्रेट से कंपैरिजन करेंगे वो कभी भी होमोलोगस नहीं होगा। वर्टिब्रेट सेम ऑर्गन ही होमोलोगस होगा। कभी भी कोई वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट से होमोलोगस नहीं होगा। तो वर्टिब्रेट अगर मैं कहूं सभी वर्टिब्रेट के 4 लिम्स आपस में क्या है, होमोलोगस होंगे। जैसे हमारे हैंड या 4 लिम्स, इससे पहले बर्ड्स के 4 लिम्स या विंग्स होमोलोगस। मान लीजिए मैमल के 4 लिम्स, उससे पहले कौन, रेप्टाइल के 4 लिम्स लाइक लिजर्ड्स की 4 लिम्स होमोलोगस। हमारे 4 लिम्स एम्फीबियन के 4 लिम्स होमोलोगस। तो वर्टिब्रेट सेम ऑर्गन है तो होमोलोगस होगा। हाँ, हाइंड लिम्स के होमोलोगस होंगे, 4 लिम्स के नहीं। तो ये थे होमोलोगस ऑर्गन। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट वाले एनालोगस ऑर्गन। इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। क्या कहा था मैंने आपको कि अगर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट तो वो होमोलोगस नहीं होगा। यहां पर वही तो है, ऑक्टोपस इनवर्टिब्रेट है जबकि मैमल वर्टिब्रेट है। दोनों में वेल डेवलप्ड आईज होती हैं, काम वही सेम है, लेकिन आईज का ओरिजिन दोनों में डिफरेंट है, इसीलिए हमने इसे एनालोगस में रखा। यहां पर ओरिजिन डिफरेंट है क्योंकि एक वर्टिब्रेट एक इनवर्टिब्रेट है और फंक्शन सेम है, ये आ गया एनालोगस ऑर्गन में। दूसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। जो बटरफ्लाई एंड बर्ड हैं दोनों के पास में विंग्स हैं और विंग्स इनको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ द एडेप्टेशन। जिसके पास में विंग्स होंगे वही उड़ सकता है केवल। अब देखिए यहां पर भी जो बटरफ्लाई है वो क्या है, इनवर्टिब्रेट है, जबकि जो बर्ड है वो वर्टिब्रेट है। इन दोनों के विंग्स का स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट है पर फंक्शंस कैसा है, सेम है। तभी एग्जाम्पल किसमें आ गया, एनालॉजी और एनालोगस ऑर्गन में। इसी बेसिस पर हम चाहें तो सेवरल एग्जाम्पल बना सकते हैं। बटरफ्लाई की जगह कोई भी दूसरे इंसेक्ट को अगर हम विंग्स को कंपैरिजन करें किसके साथ में, बर्ड के साथ में। मान लो मैं कहूं विंग्स ऑफ हनी बी इंसेक्ट है एंड विंग्स ऑफ हमिंग बर्ड, तो ये एनालोगस हो जाएंगे।
लेकिन अगर मैंने बर्ड और बर्ड के विंग्स को कंपैरिजन किया तो फिर वो एनालोगस नहीं होमोलोगस हो जाएगा, क्योंकि बर्ड वर्टिब्रेट, विंग्स सेम स्ट्रक्चर सेम ओरिजिन होमो, लेकिन अगर इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट है तो फिर ये एनालोगस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। दोनों का काम फूड को स्टोर करना। पोटैटो के अंदर ये काम कौन स्टेम करता है और स्वीट पोटैटो में ये काम रूट में होता है। तो एक कौन है स्टेम और दूसरा रूट, ओरिजिन डिफरेंट है तभी एनालोगस है। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा ट्रिकी है, देखो यहां पर क्या लिखा है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। यूं तो पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों ही वर्टिब्रेट हैं, फिर इस एग्जाम्पल को हमने एनालोगस में क्यों रखा, क्योंकि इनके फ्लिपर्स का काम सेम है, एडेप्टेशन सेम है, पर फ्लिपर का स्ट्रक्चर दोनों में डिफरेंट है, तभी ये वर्टिब्रेट होते हुए भी हमें एनालोगस ऑर्गन में रखना पड़ा। अब एनालोगस ऑर्गन से हमें पता क्या चलता है वो समझना है। मान लीजिए अगर मैं सेकंड एग्जांपल कंसीडर करूं कि भाई फ्लाइंग इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन, जो कौन शो करता है, हमने देखा इंसेक्ट भी शो करते हैं और बर्ड भी शो करते हैं, तो अब हमने इसे क्या कहा, कन्वर्जेंसी कहा। तो एनालोगस ऑर्गन्स दे शो विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन, आंसर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जबकि होमोलोगस ऑर्गन से कौन सा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो हुआ था, यहां से कन्वर्जेंट। अब आती है बात एंसेस्ट्री की, यहां पर क्या था, एंसेस्टर कॉमन था और सेम था, और यहां पर देखिए बर्ड अपने एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है और इंसेक्ट अपने एंसेस्टर से, तो यहां पर एंसेस्टर कैसा है, डिफरेंट है, तभी हमने कहा एनालोगस ऑर्गन दे शो डिफरेंट एंसेस्टरी। तो ये थे होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन के कुछ एग्जाम्पल हमने मॉड्यूल में भी लिखे हुए हैं, ये चार तो सिर्फ एनसीईआरटी वाले थे। जैसे जब भी हम वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट को कंपैरिजन करेंगे, जब भी हम वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट को कंपैरिजन करेंगे तो वो हमेशा कैसा होगा, एनालोगस। जैसे अगर मैं कहूं कॉकरोच की लेग्स एंड हॉर्स की लेग, दोनों का काम सेम, रनिंग में हेल्प करना, एनालोगस, क्योंकि ओरिजिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। याद करिए अमीबा के पास में सूडोपोडिया होते हैं जो फूड को कैप्चर एंड लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, किसके, एनालोगस होंगे, हमारे लिम्स के। इसी तरह से कॉकरोच में मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, हमारी किडनी के एनालोगस होती हैं। अर्थवॉर्म में क्लोरेगोजन सेल्स जो हैं वो सेम फंक्शंस परफॉर्म करती हैं जैसा वर्टिब्रेट में लीवर। कॉकरोच की फैट बॉडी, ह्यूमन बीइंग या फिर मैमल के अंदर लीवर, क्या होंगे ये, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट एनालोगस होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो समझने वाले ट्रिकी हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है मॉड्यूल में, स्टिंग ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियो, है तो दोनों आर्थ्रोपोड, दोनों के स्टिंग का फंक्शंस भी सेम है पर ओरिजिन डिफरेंट है। स्टिंग हनी बी में तो ओविपोजिटर के मॉडिफाइड होने से बनता है, जबकि स्कॉर्पियो में एब्डोमिनल सेगमेंट खुद मॉडिफाइड हो जाता है। तो वो कौन, आर्थ्रोपोड होते हुए भी एनालोगस की वजह, क्योंकि वो ओरिजिन डिफरेंट वाला स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अगर मैं कहूं हमारे 4 लिम्स ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में हेल्प करते हैं और एलिफेंट की प्रोबोसिस सूंड, तो ये मैमल होते हुए भी होमोलोगस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है। इसे हम एनालोगस कह सकते हैं क्योंकि फंक्शन सेम आ गया। तो वर्टिब्रेट सेम ऑर्गन, होमोलोगस। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट हमेशा एनालोगस, होमोलोगस कभी भी नहीं होगा। तो ये थे एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन। अब बहुत ध्यान से हमको सुनना है,
होमोलोगस ऑर्गन, इनसे कौन सा इवोल्यूशन पता चला हमें? डाइवर्जेंट और साथ ही कॉमन एंसेस्ट्री। जबकि एनालोगस दे शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डिफरेंट एंसेस्ट्री। इन दोनों में से वास्तव में कौन सा ट्रू इवोल्यूशन नहीं है? आंसर कन्वर्जेंट। जो ट्रू इवोल्यूशन है वो तो वास्तव में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या हुआ? हमने देखा एक एंसेस्टर से नई स्पीसीज बन रही हैं। नेचर में हमें कन्वर्जेंसी भी दिखाई दी, सिमिलर एडेप्टेशन दिखा अलग अलग ग्रुप के मेंबर में, हमने उसको कन्वर्जेंसी नाम दे दिया, जो वास्तव में ट्रू इवोल्यूशन नहीं होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब सेम स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट हो जाएं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जब सेम स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट हो जाएं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो फिर वो क्या होंगे? होमोलोगस ऑर्गन। और अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर अडॉप्ट हो सेम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये एनालोगस ऑर्गन और स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अगर ये कहूं मान लो ये कोई एक कॉमन एंसेस्टर है जिससे ये ऐसे स्पीसीज ए, बी, सी, डी एंड ई ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बनी हैं, तो डिफरेंट स्पीसीज बनने के लिए इनके ऊपर जो इवोल्यूशनरी फोर्स या इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म लगेगा वो सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए? अगर मैकेनिज्म सेम लगेगा तो इनमें कभी भी फिर चेंज नहीं आ पाएगा। इसका मतलब एक एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीसीज तभी बनेंगी जब उसके ऊपर लगने वाला इवोल्यूशनरी फोर्स और मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। वैसे ही अगर मैं कहूं डिफरेंट ग्रुप के मेंबर में हमें सेम एडेप्टेशन दिख रही है, तो वो तभी पॉसिबल है जब उसके ऊपर इवोल्यूशनरी फोर्स या मैकेनिज्म कैसा लगा होगा? सेम लगा होगा। ये थे हमारे होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। अब इन्हीं के बेसिस पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको अब हम यहां इस सेकंड पार्ट में समझने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है अडेप्टिव रेडिएशन और अडेप्टिव डाइवर्जेंस। अडेप्टिव रेडिएशन और अडेप्टिव डाइवर्जेंस एक ही बात है। इस अडेप्टिव रेडिएशन टर्म को दिया था साइंटिस्ट ऑसबॉर्न ने। What is adaptive radiation? Answer: adaptive radiation is the process of evolution of different species in a given geographical area, starting from a common point and literally radiating to other area of geography or habitat is called the adaptive radiation। मतलब adaptive radiation वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए ये पहले कोई एक कॉमन एंसेस्टर है जो किसी एक प्लेस पर रहता है, जब इसके मेंबर यहां से रेडिएट होने लगे, मान लो रेडिएट होकर अलग अलग हैबिटेट और अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रहने लगे, तो अलग हैबिटेट होने की वजह से और जियोग्राफी होने की वजह से इनकी बॉडी में क्या होगा? चेंजेस आते चले जाएंगे, जिस वजह से इनसे नई नई स्पीसीज बनती चली जाएंगी। और जब जब नई स्पीसीज बनेंगी हम इसे इवोल्यूशन कहेंगे। तो रेडिएट हुए, नई स्पीसीज बनी, इवोल्यूशन हुआ। इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? एडेप्टिव रेडिएशन नाम देंगे। एडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक टाइप का इवोल्यूशन है जिसमें एक एंसेस्टर से दो या दो से ज्यादा नया स्पीसीज बनता है, जबकि एडेप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन का वो प्रोसेस है जिसमें एक एरिया से रेडिएट होकर अलग अलग एरिया और हैबिटेट में जाना, नई स्पीसीज में बदल जाना। तो एडेप्टिव रेडिएशन से क्या इवोल्यूशन हुआ? हाँ हुआ। कौन से टाइप का? आंसर वही डाइवर्जेंट टाइप का। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे
पहला एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। डार्विन साइंटिस्ट का नाम है जिसने गैलोपैगोस आइलैंड पर जाकर एक बर्ड थी, स्मॉल ब्लैक सीड ईटिंग बर्ड, जिनकी डिफरेंट स्पीसीज को स्टडी किया था गैलोपैगोस आइलैंड पर जाकर, जिन्हें आज हम डार्विन फिंचेस के नाम से जानते हैं। और ये बहुत अच्छा बेस्ट एग्जांपल है कि इसका एडेप्टिव रेडिएशंस का। वो कैसे? ये जो डार्विन फिंचेस हैं, ये जो स्मॉल ब्लैक ओरिजिनली सीड ईटिंग बर्ड है, जब ये गैलोपैगोस आइलैंड पर गई तो वहां जाने के बाद में डिफरेंट हैबिटेट की वजह से सेम ग्रुप के मेंबर डिफरेंट फीड पर या डिफरेंट फूड के ऊपर फीडिंग करने लगे, जिस वजह से इनमें चेंजेस आते गए और इनसे नई नई स्पीसीज बन गई, जैसे ओरिजिनल सीड ईटिंग बर्ड से कैक्टस खाने वाली, इंसेक्ट्स खाने वाली, या फिर वेजिटेरियन टाइप की नई नई स्पीसीज बनी। तो एक ही से हैबिटेट अलग होने की वजह से सेवरल स्पीसीज का बनना, हमने से क्या कहा, एडेप्टिव रेडिएशन भी है ये, और साथ में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। इसका एनसीईआरटी में पिक्चर भी दिया हुआ है 133 पेज नंबर पर। इसमें क्या है समझिए इसको। ऑस्ट्रेलिया में हमको सेवरल टाइप के मार्सुपियल देखने के लिए मिलते हैं जो एक ही कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से बने हैं। एक कॉमन एंसेस्टर से मार्सुपियल के बहुत सारे सेवरल मार्सुपियल बने जो डिफरेंट हैबिटेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल। एक कॉमन प्लेसेंटल मैमल एंसेस्टर से सेवरल मैमल्स का बनना आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ये था हमारा एडेप्टिव रेडिएशन। अब कुछ और पॉइंट हैं जो इन्हीं से को रिलेट करते हैं, जैसे व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एनसीईआरटी में 133 पेज नंबर पे दिया हुआ है। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, then one can call this convergent evolution। मतलब ऊपर तो हमने कहा एडेप्टिव रेडिएशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करता है, और यहां पर हमने एडेप्टिव रेडिएशन वर्ड को यूज करते हुए लिख दिया ये कन्वर्जेंट है। वो कैसे, बस यही बात हमको समझनी होगी। अगर मैं ये कहूं कि एक प्लेसेंटल या एक मार्सुपियल एंसेस्टर बना, इस एक मार्सुपियल से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और सेवरल नए मार्सुपियल बन गए, तो ये कौन सा इवोल्यूशन होगा? आंसर ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होगा। मैंने कहा एक मार्सुपियल से सेवरल मार्सुपियल बने, ये एडेप्टिव रेडिएशन भी है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है। अब इसको मैं नहीं देखता, मैंने क्या देखा कि ये एक प्लेसेंटल मैमल का एंसेस्टर है, जिससे इसके कई नए टाइप के क्या बने हैं, प्लेसेंटल मैमल बने हैं। अब हमें केवल इतना देखना है, एक एंसेस्टर से प्लेसेंटल मैमल के सेवरल का बनना, ये एडेप्टिव रेडिएशन भी है, रेडिएट हुए नई स्पीसीज बनती गई, किस टाइप का, डाइवर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन भी है। लेकिन जब हम एक मार्सुपियल को दूसरे मार्सुपियल से कंपैरिजन करेंगे, और वो कंपैरिजन एडेप्टेशन सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, जैसा मतलब मार्सुपियल है वैसा ही अगर प्लेसेंटल मैमल हो, इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करें, ठीक है, तब हम उसे क्या कहें, वही तो लिखा है यहां पर। इसके आगे लाइनें हैं कि प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो एग्जिबिट एडेप्टिव रेडिएशन in evolving into varieties of such placental mammal, each of which appear to be similar to a corresponding marsupial। क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसे प्लेसेंट मार्सुपियल बने हैं एडेप्टिव रेडिएशन होकर, वैसा ही एक और एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, किसका,
प्लेसेंटल मैमल का। एक एडेप्टिव रेडिएशन किसका? मार्सुपियल का, और दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन किसका? प्लेसेंटल मैमल का। अब जैसा मार्सुपियल बने हैं वैसे ही सिमिलर करस्पॉन्डिंग उनके प्लेसेंटल मैमल भी बने हैं। जैसे मार्सुपियल अगर कैट है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर मार्सुपियल के साथ साथ प्लेसेंटल कैट भी है। दोनों कैट का एडेप्टेशन सिमिलर है। क्लियर? वैसे ही मैं दूसरा एग्जांपल कंसीडर करूं, अगर एक मार्सुपियल मोल है तो दूसरा प्लेसेंटल मोल है। क्लियर? या फिर एक कौन है? मार्सुपियल या फिर तस्मानियन वॉल्व है, और वैसा ही कौन है? प्लेसेंटल वॉल्व है। दोनों में एडेप्टेशन सेम है, दोनों में एडेप्टेशन सेम है। जब हम इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे तो क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट कहेंगे। याद रखिए, मोल मोल से कन्वर्जेंसी शो करेगा, कैट कैट से, कैट वॉल्फ से नहीं, वॉल्फ वॉल्फ से, डॉग डॉग से, डॉग कैट से नहीं, क्योंकि सेम एडेप्टेशन होना जरूरी है। अब हमने से क्यों कहा? क्योंकि ऐसा केवल कहां हुआ? ऐसी जियोग्राफिकल एरिया में जो कैसा है? आइसोलेटेड है। भाई ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। क्लियर? तभी मार्सुपियल केवल हमको ऑस्ट्रेलिया में ही देखते हैं, बाकी जगह पर नहीं फैल पाए। तो एक ऐसी जगह पर जो आइसोलेटेड हो, सभी जगह से जियोग्राफिकली आइसोलेटेड हो, और वहां पर अगर हमें सिमिलर कौन दिखाई दे? चेंजेस दिखाई दिए, जैसे प्लेसेंटल में वैसे मार्सुपियल में, तो हमने से कहा कन्वर्जेंट। अगर एक से बहुत सारे बने पूछे तो डाइवर्जेंट, इसके एक से बहुत सारे डाइवर्जेंट, पर ये दोनों सेम कंपैरिजन करने पर एक ही जगह मिलने से हमने क्या कहा? इसे कन्वर्जेंट कहा। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज द पैरेलल इवोल्यूशन। क्या होता है? जब कन्वर्जेंसी डिफरेंट ग्रुप में दिखाई दे, जैसे फ्लाइंग, उड़ना इज एडेप्टेशन, इंसेक्ट में भी है और बर्ड्स में अलग अलग ग्रुप हैं, तो हमने उसे क्या कहा? कन्वर्जेंसी कहा। जब सेम एडेप्टेशन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप और स्पीसीज में दिखाई दे तो हम उसे पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। ये पैरेलल इवोल्यूशन इस कन्वर्जेंट का ही एक टाइप है। जब एडेप्टिव कन्वर्जेंसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में दिखाई दे तब हम उसे पैरेलल कहते हैं। जैसे हॉर्स एंड एंटीलोप, ये दोनों के दोनों प्लेसेंटल मैमल हैं, दोनों हूव्ड मैमल हैं, दोनों में सेम एडेप्टेशन हुआ, दोनों हिली एरिया मोड ऑफ लाइफ के लिए अडॉप्ट हैं। लेकिन हॉर्स में टोज का नंबर ओड है, ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला में आता है। एंटीलोप में टोज का नंबर इवन है, ये आर्टियोडेक्टाइला में। पर बॉडी में इनके सेम चेंज आया, तभी पास के ग्रुप के मेंबर के हैं, तभी हमने इसे क्या कहा? पैरेलल इवोल्यूशन कहा। अब पैरेलल इवोल्यूशन में अगर मैं ऐसे कहूं, मान लीजिए ये दो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप के मेंबर हैं, अब इनसे क्या हुआ? इनमें एक जैसा सेम चेंज आया, तो उसके लिए जो इवोल्यूशनरी फोर्स या मैकेनिज्म लगेगा वो सेम ही लगेगा, पर इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। इस पे अलग वर्क करेगा, इस पे अलग, और हो सकता है इनका ज्योग्राफिकल एरिया भी अलग अलग रहे हों। ये था पैरेलल। किसका टाइप है? कन्वर्जेंट का। जब कन्वर्जेंसी डिफरेंट ग्रुप में दिखे तो, या सिमिलरिटी डिफरेंट ग्रुप में दिखे तो कन्वर्जेंट, पास के ग्रुप के मेंबर में दिखाई दे तो पैरेलल इवोल्यूशन। अब जो नेक्स्ट एविडेंस है हमारा, ये है एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। सबसे पहले वेस्टिजियल ऑर्गन होते क्या हैं? वो ऑर्गन जो अब हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। क्या ये कहना सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही होगा कि ये वो ऑर्गन है जो अब नॉन फंक्शनल हो चुके हैं। या तो ये ऑर्गन हमारी बॉडी में एज सच भी देख सकते हैं और रिड्यूस और रूडिमेंट्री फॉर्म में भी देखे जा सकते हैं।
मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं हमारी बॉडी में वेस्टिजल ऑर्गन्स का, पर इससे पहले ये जान लेते हैं कि वेस्टिजल ऑर्गन्स को क्यों हमने एविडेंसेस में कंसीडर किया है। ये वेस्टिजल ऑर्गन ठीक है आज हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल हैं, पर हम इनका हमारी बॉडी में मिलना ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कभी ना कभी ये ऑर्गन हमारे एंसेस्टर में फंक्शनल रहे होंगे। हमारे एंसेस्टर में ऑर्गन फंक्शनल है, हमारी बॉडी में वेस्टिजल हो गया, काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब बॉडी में चेंज आ रहा है और चेंज आने को ही तो हम इवोल्यूशन का नाम देते हैं। अगर मैं इन ऑर्गन्स को ऐसे समझूं, जैसे जो ऑर्गन आज हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल है या वेस्टिजल हैं, क्या ये किसी और दूसरे मैमल की बॉडी में प्रेजेंट है और क्या वहां पर फंक्शनल है? तो आंसर रहा यही ऑर्गन हमें कुछ ऐसे भी मैमल हैं जिनमें फंक्शनल दिख सकते हैं। तो क्या हमारे में और दूसरे मैमल में आपस में कोई ना कोई लिंक है? आंसर हाँ, और वो ये कि हमारा और जिनमें ये ऑर्गन फंक्शनल है उनका कभी ना कभी एंसेस्टर कॉमन रहा होगा, तभी हमने इन्हें किसमें एविडेंसेस में कंसीडर किया। अगर मेरे पास 3 में से कौन कौन से होमोलोगस, एनालोगस एंड वेस्टिजल ऑर्गन कोई 2 चूज करने हो एविडेंसेस में बेस्ट, तो फिर हम होमोलोगस एंड वेस्टिजल को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि एनालोगस से ट्रू इवोल्यूशन नहीं होता है। एनालोगस भी हमें एंसेस्ट्री का बता रहे हैं और होमोलोगस ऑर्गन से भी हमें एंसेस्ट्री का पता चला था। हमारी बॉडी में मोर देन 180 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अब नॉन फंक्शनल, जिन्हें हम वेस्टिजल कहते हैं। हमें 180 याद नहीं करने, हमें ये बस थोड़े से एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड प्लीका सेमिल्यूनरिस। इसी को हम आज हमारे वेस्टिग थर्ड आई लिड भी मानते हैं। यहां हमारी आईज में साइड में छोटा सा जो पिंक कलर का मेम्ब्रेन दिखता है वही निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है जो वेस्टिजियल है। ये अब हमारी बॉडी में फंक्शनल नहीं है, पर बाकी मैमल में और वर्टिब्रेट में आई बॉल को कवर करने का काम करता है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा है थर्ड मोलर, इन्हीं को हम विसड्रम टूथ और अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। ये यूजुअली अब निकलते नहीं हैं और अगर एराइज होते भी हैं तो बहुत लेट एज में, लगभग 17 के बाद में निकलते हैं। अब ये यूज में नहीं आते हैं, वेस्टिजल हैं। वैसे हमारे कैनाइन भी अब वेस्टिजल होते जा रहे हैं, लेकिन हम थर्ड मोलर एंड कैनाइन में प्रायोरिटी जो देंगे वो थर्ड मोलर को, कैनाइन को नहीं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑरिकुलर और पिन्ना मसल्स। इस वाले पार्ट को हम हमारे ईयर के ऑरिकल बोलते हैं और मसल्स को ऑरिकुलर और पिन्ना मसल्स। अगर पिन्ना लिखा है और पिन्ना मसल्स लिखा है तो वेस्टिजियल पिन्ना मसल्स होगा, पिन्ना नहीं होगा। पिन्ना मसल्स का काम था इस पिन्ना को मूवमेंट में हेल्प करना, बट हमारे पिन्ना मूव नहीं करते। बाकी मैमल में इमेजिन करो, जैसे कैटल्स में, डॉग में, कैट में, एलिफेंट में ये पिन्ना हिलते हैं क्योंकि उनमें मसल्स फंक्शनल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉकेक्स। हमारी बॉडी में आज टेल नहीं है, लेकिन टेल वर्टिब्री लास्ट में मिलती है, वर्टिब्रल कॉलम के, नॉन फंक्शनल है, रेडियस फॉर्म में, बस वही है कॉकेक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल है। जिनकी बॉडी में फंक्शनल है वहां सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बॉडी हेयर। हमारी बॉडी में इतने हेयर नहीं है कि अब इनसे इंसुलेशन हो पाए। मेल में आज भी निपल्स का मिलना वेस्टिजियल है। सेगमेंटल एब्डोमिनल मसल्स, यहां एब्डोमेन के दोनों साइड में ये मसल्स होती हैं, किसी भी काम की नहीं है, नॉन फंक्शनल हैं। एब्डोमिनल मसल से कंफ्यूज नहीं होना, एब्डोमिनल मसल्स फोर्सफुल ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं और ये एब्डोमिनल सेगमेंटल मसल्स हैं जो वेस्टिजियल हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन का एक्सप्लेनेशन हमको लेमार्क की थ्योरी यूज एंड डिसयूज में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये था हमारा एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके बाद में आइए समझते हैं अब एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सन। व्हाट इज एटाविज्म? आंसर,
It is the phenomena of suddenly reappearance of any ancestral character, not the parental character. अगर किसी यंग वंश में या ह्यूमन बीइंग में सडनली कोई ऐसा कैरेक्टर अपीयर हो जाए जो कभी पहले एंसेस्टर में रहा हो, पेरेंट में नहीं हो, तभी उसे हम इस फेनोमेना को एटाविज्म कहेंगे। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम एटाविस्टिक स्ट्रक्चर और एटाविस्टिक ऑर्गन का नाम देते हैं। अब यहां पर मैंने एक टर्म लिखा है पैलियोजेनेसिस। पैलियोजेनेसिस का मतलब फॉसिल से नहीं है। जब एम्ब्रियो के अंदर ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर और एटाविस्टिक स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसी को हम पैलियोजेनेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल इस एटाविस्टिक स्ट्रक्चर के जैसे पहला एग्जाम्पल है टेल इन न्यू बॉर्न बेबी। मान लो ह्यूमन बीइंग का कोई बेबी बॉर्न हुआ और अगर उसको एक छोटी सी टेल निकली हुई हो, वैसे तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि हनुमान जी का अवतार है, पर बायोलॉजी में हम इसे क्या कहते हैं? एटाविज्म कहते हैं। इट मींस हमारे एंसेस्टर में कभी ना कभी टेल प्रेजेंट रही होगी। दूसरा एग्जांपल है किसी के अगर ये कैनाइन टीथ एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड पॉइंटेड हो, दैट इज अ कार्निवोर कैरेक्टर। नेक्स्ट, अगर किसी के बॉडी हेयर बहुत ज्यादा डेंस हो और लॉन्ग भी हो तो हम उसे वही एटाविज्म नाम देंगे। नेक्स्ट, फीमेल में एक्स्ट्रा निपल का प्रेजेंट होना या फिर यहां नेक में अगर क्लेफ्ट हो, उन्हीं को हम सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं, जो क्या होती है? रिमिनेंट फॉर्म के इसकी फेरेंजियल गिल सिलिट्स की, और ये कॉर्डेट के बेसिक कैरेक्टर में आता है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल एटाविज्म के। अब जो उसके बाद हम समझेंगे नेक्स्ट एविडेंस, ये है एविडेंसेस फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक। क्या होते हैं कनेक्टिंग लिंक? कनेक्टिंग लिंक हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनमें दो डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। क्यों हमने कनेक्टिंग लिंक को एविडेंसेस में कंसीडर किया? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर का मिलना, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इन दोनों ग्रुप के मेंबर में आपस में कोई ना कोई लिंक है। और क्या? एंसेस्ट्री का। डेफिनेटली एक ग्रुप के मेंबर से दूसरे ग्रुप के मेंबर इवॉल्व हुए हैं। अब लोअर ग्रुप से हायर वाले होंगे या हायर से लोअर वाले होंगे, क्योंकि इवोल्यूशन में लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुई है, तो फिर इट मींस लोअर ग्रुप वाले मेंबर से हायर ग्रुप वाले मेंबर इवॉल्व हुए हैं। एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल अपने पास में कनेक्टिंग लिंक का है वायरस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये एग्जाम्पल है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का, बाकी सारा प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, क्योंकि यूग्लिना मिक्सोट्रॉफ होता है, मतलब हेटेरोट्रॉफ भी होता है और ऑटोट्रॉफ भी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोटीरोस्पोंजिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा और स्पॉन्जेस, एक ही बात है। नेक्स्ट नियोक्लिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट पेरिपेटस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनीलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। बेलेनोग्लॉसस, ये हेमिकॉर्डेट है और कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। नेक्स्ट एग्जांपल काइमेरा फिश है, ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस। नेक्स्ट प्रोटोप्टेरस, ये लंग फिश है, इसकी बॉडी में गिल्स एंड लंग्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये कनेक्टिंग लिंक है फिशेज एंड एम्फीबियंस के बीच में। इसके अलावा और भी दो लंग फिशेज मिलती हैं जिनके नाम है लेपिडोप्टेरस एंड नियोसिरेटोडस। ये भी कनेक्टिंग लिंक है, वही सेम फिशेस एंड एम्फीबियन। देन नेक्स्ट सी मोरिया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। देन आर्कियोप्टेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स।
प्लेटिपस एंड अकेडना ये दोनों प्रोटोथीरियन और एगलिंग मैमल हैं और कनेक्टिंग लिंक हैं बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल, बर्ड नहीं, रेप्टाइल एंड मैमल। ये है कुछ एग्जाम्पल किसके, कनेक्टिंग लिंक के। अब यहां पर मैं दो एग्जाम्पल देखो टिक करूंगा, एक तो आर्कियोप्टेरिक्स और एक सी मोरिया। ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं कनेक्टिंग लिंक के जो अब नहीं मिलते हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तभी हम कहेंगे ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों मिसिंग लिंक हैं और बाकी सभी आज मिलते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी का जो आइडिया आया वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम जीन मिलना, उससे बनने वाली सेम प्रोटीन, उससे परफॉर्म होने वाले सेम फंक्शंस से ये आइडिया आया और वही तो हमने लिखा है, सिमिलरिटी इन अ प्रोटीन एंड a gene performing a given function among diverse organism give a clue of the common ancestry। क्या मतलब है, डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने क्या देखा कि सेम जीन प्रेजेंट है, उससे बनने वाली प्रोटीन भी सेम है और उससे परफॉर्म होने वाला फंक्शंस भी कैसा है, सेम है। तो यहीं से हमें क्या पता चला कि कभी ना कभी इनका एंसेस्टर कॉमन जरूर रहा होगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहला ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटोजोआ से मैमल तक प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है और सभी में मिल रहा है, कॉमन एंसेस्ट्री इंडिकेट करता है। वैसे ही अगला एंजाइम है जैसे अमाइलेज, ये वो एंजाइम है जो स्पॉन्जेस से मैमल तक सब में प्रेजेंट होता है और स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, सब में फंक्शंस भी सेम हो गया। वैसे ही अगला है पेप्सिन एंजाइम जो सभी वर्टिब्रेट में मिलता है और रोल भी सेम है, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। वैसे कुछ और भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पर, जैसे डीएनए का मिलना मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म के अंदर और वही सब में सेम 4 टाइप के नाइट्रोजन बेसिस से मिलके बना होता है, स्ट्रक्चर सेम है और काम एज ए जेनेटिक मटेरियल सब में काम करना। माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलर साइटोक्रोम का मिलना, कोडोन का मिलना, यूनिवर्सल होना इंडिकेट करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। तो ये था हमारा एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। अगर हम इसको सिमिलरिटी कंसीडर करें मॉलिक्यूलर लेवल पर, तब हम इसी को मॉलिक्यूलर होमोलॉजी भी नाम दे देते हैं।